हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ये चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट पे। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 3। इसे हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलता हूं वही चीज़ फिर से रिपीट करूंगा कि अपनी पानी की बोतल, पेन, पेपर, दिमाग और अपने नोट्स लेकर बैठें और जहां जहां आपको ज़रूरत हो वहां क्वेश्चन अगर आपको कोई अच्छा मिल जाए तो वहां पर नोट लिखकर उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। कोई नोट अगर कोई अच्छा कंसेप्ट आया है तो उस क्वेश्चन के नीचे उस नोट को लिखा कि भैया ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ है और उस क्वेश्चन को एज इट इज उठाकर अपने नोट में लिख लिया, है ना। ये एक स्किल होती है अच्छे नोट्स बनाने की, ठीक है ना। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा जो मॉड्यूल है वो कुछ ऐसा है जो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है और एक बहुत अच्छी तैयारी करवाने के करवाने की गारंटी देता है। कौन? ये मॉड्यूल। अगर हम ये मॉड्यूल फॉलो कर लेते हैं तो हमारी तैयारी नीट की एकदम प्रॉपर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? A ship of mass 3 × 10⁻⁷ kg initially at rest is pulled by। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो मैं आपको हिंट देकर छोड़ दूंगा, ठीक है ना। आपको करने पड़ेंगे यार, ऐसा मत करो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे बस निकल जाते हैं, कोई कमेंट वमेंट कुछ नहीं आता है वीडियो पे। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ भी नहीं किया, ना इंटरेक्ट किया, ना बताया कि सर ये क्वेश्चन मुझसे बन गया है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये खराब क्वेश्चन था, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। कुछ तो इंटरेक्ट करो, है ना। तो अब इंटरेक्शन पॉइंट हमारा यही रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्या बोलूंगा, एक वो बता दूंगा, मेथड बता दूंगा, उसके बाद आपसे खुद पूछूंगा कि मुझे आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है ना। चलिए, तो शिप ऑफ मास 3 × 10⁻⁷ kg इनिशियली एट रेस्ट इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन के फोर्सेस को खींचा गया है। मास की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 × 10⁷ kg, 3 × 10⁷ kg, ओके, है ना। इनिशियली एट रेस्ट है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। डिस्टेंस आपको 3 मीटर दे दी गई है। वो पूछ रहा है अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज नेग्लिजिबल, द स्पीड ऑफ द शिप इज। स्पीड ऑफ द शिप पूछ रहा है कितनी होगी, स्पीड ऑफ द शिप कितनी होने वाली है। चलिए देखते हैं। फोर्स और मास मुझे क्यों दिया हुआ है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए F/m। फोर्स कितना है? 5 × 10⁴ न्यूटन डिवाइड बाय मास कितना है? 3 × 10⁷ kg, 3 × 10⁷ kg। ऊपर जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 5/3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ओके सर, वेरी गुड। एक्सेलरेशन आ गया है, मुझसे वेलोसिटी पूछ रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप निकाल सकते हो v² - u² = 2as, ठीक। v² आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन आपको दिया है 5/3 × 10⁻³ और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना? 3 मीटर का। तो अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हो कि नहीं? ये 3 से ये 3 कट गया, 5 दूनी 10, 10⁻² आ गया। v² = 10⁻², यानी कि v² = 1/100। v इज नथिंग बट 1/√100। तो कितना आ गया? v = 1/10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया ये? 0.1 मीटर पर सेकेंड। यही पूछा था, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो मुझे लगता है कि हमने उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी काफी कुछ कर ली है। वो क्वेश्चन मैं आपको एक मेथड बताकर, प्रोसीजर बताकर बोलूंगा कि कमेंट में आंसर दो, तो आपको देना है, नहीं तो हमारा रिश्ता खत्म। हाँ यार, ऐसे नहीं चलेगा, गलत बात है ना। हमको भी यहाँ पे डांट पड़ती रहती है कि बच्चे बात नहीं करते। ऐसे तो लाइव में आकर बड़ा बोलते हैं कि सर हमको आपसे बात करनी है, और जहाँ कमेंट की बारी आती तो बच्चे बात ही नहीं करते। तो ये तो गलत बात होगी ना। बात तो करो, बताओ तो यार कि लेक्चर देखा है, नहीं देखा है, मज़ा आया, नहीं मज़ा आया, क्वेश्चन समझ में आए, नहीं आए, क्या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो समझ में आ गया तो क्या क्या समझ में आ गया, सब कुछ कमेंट में आपको बताना है, ठीक। A string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m supports a block of mass capital M as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by। ये जो क्लैंप है ये पुली पर कितना फोर्स लगा रहा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस पुली पे नीचे की तरफ यहाँ लग रहा है क्या? कैपिटल M, यानी कि कितना लग रहा है नीचे? कैपिटल mg, ठीक है ना। और क्या लग रहा है? अगर आप देखो तो इस पुली का खुद का मास है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? यहाँ mg, प्लस यहाँ टेंशन भी लग रही है। इस टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई भैया? टेंशन की वैल्यू mg के बराबर आ गई। अरे हाँ कि ना, किसके बराबर आ गई? mg के बराबर आ गई, है ना। तो ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। इन फोर्सेस को मैं क्या कर सकता हूँ? पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूँ, ये पॉइंट O है, मुझे यहाँ पर फोर्स निकालना है, कितना लग रहा है। तो मैंने टेंशन को यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट किया, T = mg, और यहाँ पर नीचे की तरफ देखो क्या लग रहा है? mg लग रहा है और
कैपिटल एम जी लग रहा है, तो मैंने दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। ये दोनों फोर्स लग रहे हैं कहाँ पर, इस सेंटर पे, ये सेंटर ओ पे। क्लियर? तो अब ये दो फोर्स लग रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट आप नहीं निकाल सकते, इन दोनों का रिजल्टेंट आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये रिजल्टेंट कैसे आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके, m प्लस एम का होल स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। अब आप जी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो जी स्क्वायर कॉमन निकालोगे और रूट के बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, जी बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट m प्लस एम का होल स्क्वायर, m प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। देखो ऑप्शन है क्या, m प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी। ये क्या है भाई, कुछ गलत तरीके से लिखा हुआ है। देखिए m प्लस एम का, कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, है ना, कैपिटल M का होल स्क्वायर ये होगा और बाहर की तरफ जी होगा, ठीक है ना, ये ऐसा। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन फोर्सेस F1, देखो ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। व्हेन फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m सच दैट F2 एंड F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, F2 एंड F3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। किसी पार्टिकल पर एक तो ये F2 फोर्स लग रहा है, एक ये F3 फोर्स लग रहा है, F2 और F3 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। देन द पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी, एक और F3 फोर्स लगता है, मतलब F3 F2 और एक और फोर्स F1 लग रहा है। इन तीनों के लगने के बाद पार्टिकल कहाँ है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब इक्विलिब्रियम पे है, स्टेशनरी मतलब इक्विलिब्रियम पे है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे पार्टिकल को रेस्ट पे रखना है तो पक्की बात है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट एक आने वाला है, मान लो, है ना। जरूरी नहीं फोर्स ऐसे ही लगे हो, कैसे भी लग सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर है, बस ये बात याद रखना। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा, हाँ सर। तो अब रिजल्टेंट अगर ऐसा है इस डायरेक्शन में और आपको पार्टिकल को स्टेशनरी रखना है तो आपको F1 फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा, F1 फोर्स इसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे। हाँ सर, तो F1 फोर्स वैसे लगा होगा, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है इफ द फोर्स F1 इज नाउ रिमूव्ड, अगर आप F1 को रिमूव कर लेते हो, F1 को अगर आप रिमूव कर लेते हो, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, F1 रिमूव करते हैं, आओ, ये हो गया F2, ये हो गया F3, ठीक है ना। अच्छा, ये जो F1 फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इन दोनों के एडिशन से जो रिजल्टेंट आया है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही F1 का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर पार्टिकल स्टेशनरी रह जाएगा। अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब उसने बोला कि F1 फोर्स को हटा लो, तो अगर मैं F1 फोर्स को हटा लेता हूँ, समझना, अगर मैं F1 फोर्स को हटा लेता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगा हुआ है, रिजल्टेंट किसका, F3 प्लस F2। F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है वही लगा हुआ है, F1 तो हट गया। तो वो पूछ रहा है इफ F1 इज रिमूव्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। चलो, तो जब मैंने F1 को हटा दिया तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही एक्ट कर रहा है और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, F1 के बराबर ही तो है। ये देखो ना भाई, तभी तो यहाँ पर पार्टिकल स्टेशनरी था। हम जब F1 को हटा दे रहे हैं तो F2 और F3 का रिजल्टेंट बच रहा है सिर्फ और सिर्फ। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, F1 अपॉन m। देखो ऑप्शन में है, ये देखो पहला ही ऑप्शन है F1 अपॉन m। ये अंग्रेजी का क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं। अगर आप समझ जाते, थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट था, इक्विलिब्रियम का। किसका कंसेप्ट था, फिजिक्स का इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई, एक नंबर, बढ़िया 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 बढ़िया। आ जाओ आगे आ जाओ। अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, आज थोड़ा सा गला आज थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, चोक हो गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is kept on a rough inclined plane as shown in the figure. A force of 3 Newton, force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. म्यू आपको दिया हुआ है कितना, म्यू आपको दिया हुआ है 0.6। ओके ठीक है। What should be the minimum value of force P? What should be the minimum value of force P such that the block does not move downward? अच्छा, पहली बात तो आप काम की चीजें समझो। काम की चीज क्या है, 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और क्या लगेगा, इसके वेट का एक कंपोनेंट एक्ट करेगा यहाँ पर mg sin 45, mg sin 45 ये एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है,
तो यहाँ पर एक्ट करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू एस इंटू एन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू एस इंटू एन, यानी कि म्यू एस इंटू एन की वैल्यू एम जी कॉस 45। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आ गया, है ना, क्योंकि हमने लेक्चर में इन सारी चीज़ों को समझा है, नहीं समझा क्या? और बाबा ये मास है तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा एम जी, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस 45 होगा जो कि, और एक कंपोनेंट आएगा इधर एम जी साइन 45, ये आया है, ठीक है ना। और लगने वाली है एक नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगाएगी मास पर, मास भी लगाएगा सरफेस पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी कॉस 45 के बराबर आ जाएगी, और अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जानूँ तो वो होता है म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू मुझे दी गई है, एन मैंने निकाल लिया, एम जी कॉस 45 के बराबर है, यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, हमको बोल रहा है पी की मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा, तो यहाँ एक चीज़ देखो, एक तो अप्लाइड फोर्स है, एक वेट का कंपोनेंट है ना, एक अप्लाइड फोर्स है 3 न्यूटन का, और एक एम जी साइन 45 यानी कि वेट का कंपोनेंट है। ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करेंगे? एक तो करेंगे पी को बैलेंस प्लस फ्रिक्शन की फोर्स को बैलेंस, प्लस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस। ध्यान से सुनना, अगर मुझे P की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ध्यान से सुनना, ये तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन है वो यही रहेगा, है ना, एंगल 45 चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर वेट का जो कंपोनेंट आ रहा है mg sin 45 वो भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर मुझे P को मिनिमाइज करना है तो मुझे फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर मुझे P की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अरे भाई, ये mg sin 45 और 3 न्यूटन मिलकर क्या चाहते हैं, इस ब्लॉक को नीचे खींचना चाहते हैं। हमने बोला हमने एक P फोर्स लगाया हुआ है जो कम से कम होना चाहिए इसको रोकने के लिए, ये रुके नहीं, कहीं मूव ना करे। तो हमने बोला भैया ये दोनों फोर्स तो उसको खींचना चाहते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको रोकना चाहता है। तो अगर इस फ्रिक्शन फोर्स की मैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लगा दूं तो फिर मेरे पास P की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ कि ना, ऐसे देख लो, चलो अच्छा मैथमेटिकली देख लो, अप्लाइड प्लस वेट का कंपोनेंट प्लस वेट का कंपोनेंट माइनस फ्रिक्शन फोर्स। अब आप देखो फ्रिक्शन फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू P। अब मुझे P की क्या चाहिए भैया, P की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर P की मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इस माइनस होने वाली टर्म को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। ये टर्म तो कांस्टेंट है भैया, ये नहीं बदलने वाली। इसमें से अगर माइनस हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स, इसमें से अगर माइनस हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसको मैं मैक्सिमाइज कर दूं तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ सर। अप्लाइड फोर्स कितना है, 3 न्यूटन। चलो mg sin 45 10 इंटू 10 यानी कि 100 इंटू 1/√2, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर म्यू एस mg cos 45 यानी कि 0.6 इंटू म्यू एस इंटू एम जी यानी कि ये भी हो जाएगा 100 इंटू कॉस 45 यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू P मिनिमम, P मिनिमम, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 3 प्लस 100/√2 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 0.6, है ना, इज इक्वल टू P मिनिमम। चलो 1 माइनस 0.6 से 0.4, 100 इंटू 0.4, चलो सॉल्व करूँ, कहाँ करूँ, ये है ना जगह। तो आ जाएगा हमारे पास P मिनिमम कितना, 3 प्लस 100/√2 इंटू 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4, पॉइंट हटाया, 10 लगाया, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना। चलो ऊपर ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 40/√2, सही क्या मैंने, 3 प्लस 40/√2, ठीक। चलिए ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 करके 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 20 √2 प्लस 3, 20 √2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 32 न्यूटन के बराबर, ऑलमोस्ट 32 न्यूटन के बराबर। चेक कर लीजिएगा भाई, अगर आपको सॉल्व करना हो तो 20 को मल्टीप्लाई करो 1.414 से, 1.41 से मल्टीप्लाई कर दो 20 को, तो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 8, 2 एकम 2, 0 2 8 2, तो ये 2 पॉइंट के बाद 28.20, 3 जोड़ोगे तो 8 3 11 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन। क्लियर? पक्का कुछ भी नहीं था, है ना।
अगर मुझे P की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचा देता हूं, बस ये काम मेरा खत्म। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन है भाई? अ मैन ऑफ मास 50 kg एंड हिज सन ऑफ मास 20 kg आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर। ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़े हुए हैं, एक तो इंसान मतलब दोनों ही इंसान है, एक तो आदमी है और एक उसका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है। ये 50 kg का आदमी है, ये 20 kg का आदमी है। ठीक, द मैन पुशेस हिज सन सो दैट ही स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 0.70 मीटर पर सेकेंड। 0.70 मीटर पर सेकेंड, 0.70 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखा हुआ है? द मैन पुशेस हिज सन सो दैट ही स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 0.70 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द मैन। ठीक है, मैंने ये बोला कि यार ये अगर इसको धक्का देगा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मैंने इसको धक्का दिया तो मैं खुद पीछे की तरफ जाऊंगा। वही वाली बात हो गई कि अगर आप बोट से प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हो, बोट से अगर आप प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हो तो बोट पीछे की तरफ चली जाती है ना। कभी आप नाव से किनारे पर उतरना, चढ़ना, मतलब वो जो वो क्या बने थे, पोर्ट बने रहते हैं ना, आप नाव के एंड पे जाना और पोर्ट पे ऐसे छलांग मार देना, तो नाव क्या होगी, पीछे की तरफ चली जाएगी, आप आगे की तरफ आ जाओगे। जैसे रिकॉइल में होता है कि बुलेट आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ आती है, वैसे ही जब इस इंसान ने इस बच्चे को धक्का दिया तो बच्चा तो आगे गया ही गया, लेकिन ये इंसान कहाँ चला गया, पीछे चला गया। चलिए, तो मैंने माना इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, और मैंने ग्राउंड से बैठे बैठे देखा कि इसकी वेलोसिटी है v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मैंने ग्राउंड से देखा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल दिया द मैन पुशेस हिज सन सो दैट ही स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.70 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द मैन, विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू मैन देखनी है चीजें, अभी तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू मैन देखनी है ना, तो मुझे इस फ्रेम में जाकर बैठना होगा, मूविंग फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम से उठ के मूविंग फ्रेम में जाकर बैठना होगा क्योंकि मैं मैन के रिस्पेक्ट में देखने वाला हूँ मोशन। अच्छा, तो आप जब भी किसी को ऑब्जर्वर बनाते हो, उसको रेस्ट पर लेकर आते हो, तो आप क्या करोगे, ईवी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर दोगे। यहाँ ऐड किया है तो यहाँ भी क्या करनी पड़ेगी, आपको ऐड करनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, और वो कितनी है, v1 प्लस v, और ये आपको दी कितनी गई है, 0.70 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The speed of the man with respect to the surface is, the speed of the man with respect to the surface is, with respect to the surface is, आ जाओ। अच्छा, ये v जो था, जो v वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस है, ठीक है ना, ग्राउंड नहीं, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ठीक है ना। तो अगर मैं सरफेस पर बैठ के देखूंगा तो उसकी वेलोसिटी मुझे v1 प्लस v दिखाई देगी। ओके, यहाँ पे सरफेस लिखा हुआ था तो मैंने कहा बता दूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे वो बोल रहा है कि बताओ यार वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ऑफ द मैन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। तो मैंने सोचा कि जब इस इंसान ने इसको धक्का दिया होगा बच्चे को, तो यहाँ पर जो भी फोर्सेस इन्वॉल्व है वो सारे के सारे इंटरनल फोर्स है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम क्या हो गया है, जीरो हो गया है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो हो गया, इसका मतलब यह है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली तो दोनों रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया जीरो। फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इसका मास है 50 kg, वेलोसिटी कहाँ है, इस साइड, तो मैं इसको माइनस v ले लूँगा, ठीक है ना, प्लस इसका मास है 20 kg, वेलोसिटी कितनी दी गई है, v1, ठीक। चलो, तो ये हो जाएगा 50 इंटू वी इज इक्वल्स टू 20 इंटू v1 की वैल्यू कितनी होगी, v1 की वैल्यू होगी 0.70 माइनस v, सही लिखा क्या मैंने, 0.70 माइनस v कर देंगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, अब देखो 50v इज इक्वल्स टू 20 इंटू 0.70 माइनस 20v, माइनस 20 इधर आ जाएगा तो 70v हो जाएगा, तो 70v इज इक्वल्स टू 20 इंटू 70/100, सही लिखा क्या मैंने, बताओ। अरे भाई ये 20 उधर जाएगा तो 70v हो जाएगा, ये 20 इंटू 0.70 उधर, नीचे मैंने 100 लिख दिया है। अच्छा, सबसे अच्छी बात देखो, 70 से ये 70 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 0 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 0.20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई। क्लियर, पक्का जी सर, एकदम पक्का। ये पुराने कंसेप्ट है भैया, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए यार, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कराने वाला आपको, ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, मैं आपको पूरी हिंट दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि ABCD में से कौन सा आपका आंसर आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 blocks of masses M1, M2 and M3 are connected by massless string as shown in the figure. They are pulled with a force of 40 Newton. Okay, if mass 1 is 10 kg, if mass 1 is 10 kg, ठीक है, मास 2 is 6 kg and मास 3 is 4 kg, ठीक।
द टेंशन T2 विल बी, टेंशन T2 विल बी, आपको इस T2 की वैल्यू पता करनी है। तो पहले तो एक्सेलरेशन पता कर लो। एक्सेलरेशन कैसे पता करोगे, एफ नेट कितना लग रहा है डिवाइड बाय टोटल मास, एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास, बताओ कितना आएगा एक्सेलरेशन। एफ लग रहा है 40 न्यूटन का फोर्स, इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं। टोटल मास कितना है, 6 4 10 और 10 20, तो लोग कट गया, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, बस बात खत्म। आपसे पूछा है T2 की वैल्यू बता दो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। क्या बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो M1 का। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहाँ पर आपने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, सॉरी 40 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना। T2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, खैर उसका कोई काम नहीं है तो रहने देंगे उसको, तो कोई काम नहीं करेंगे हम, उसका कोई यूज़ नहीं करेंगे रिलेशन में। तो 40 माइनस T2 आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 40 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। M1 की वैल्यू है 10, एक्सेलरेशन आपने 2 निकाल लिया है, तो क्या 40 माइनस 20 करके आप T2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन आ जाएगी कि नहीं, कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन। लो अब ये क्वेश्चन मैंने ही कर दिया, मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे मुझे, लेकिन अब वही है ना कि यार लगता है कि यार इतना कर दो, 2 लाइन का तो आंसर है, अगर 2 लाइन में करते नहीं है तो फिर आप सोचोगे कि अरे यार सर ने ये करके नहीं बताया, अब कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। कई बच्चे इसको फॉर्मूला से याद रख लेते हैं, फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मेरी आदत है इस तरीके से सॉल्व करने की, तो मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसका एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा पार्ट आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये चलेगा। हाँ, two bodies of masses 5 kg and 4 kg are arranged in 2 different ways. If the pulleys and the table are perfectly smooth, the acceleration of the 5 kg body in case A and B. आपको 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है केस A और केस B में। चलो मैं केस A को लेकर चलता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लगेगा भाई, 40 न्यूटन वेट, 40 न्यूटन 4 इंटू जी, ठीक है। ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन यहाँ भी क्या होगी, सेम होगी, ये आ गया टेंशन। इसके पास एक्सेलरेशन आएगा ये, जिस एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी नीचे आएगा, स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। पक्की बात है जी सर, पक्की बात है। तो हम बोल सकते हैं कि T इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, बोला जा सकता है क्या, अरे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप लिख सकते हो 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब t की वैल्यू 5a के बराबर है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो t की वैल्यू 5a के बराबर है, तो 40 माइनस 5a इज इक्वल्स टू 4a। तो 40 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 और 4 9a के बराबर आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 40/9, 40/9, ये क्या आ गया, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे तो। 5/9 इंटू जी, 4/9 इंटू जी, 40, अच्छा हाँ ठीक है ना, सही है, आ गया। तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई क्या, 40/9, यानी कि g/9 बोल सकता हूँ मैं इसको, बोल सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा था किसके लिए निकालना है, A एंड B। इफ द पुलीज इन द टेबल इन केस A, चलो तो हमको एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक निकालना था इन केस A। तो केस A में 5 kg ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन कितना आया भैया, g/9 का। क्लियर। अब आप बताओ सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में तो मेरे हिसाब से तो g/9 पहला आंसर होना चाहिए। g/9 तो कहीं भी नहीं है लेकिन सर, हाँ g/9 नहीं 4g/9 है ना यार, ये तो 4g/9 है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, छौली मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मुझसे गलती हो गई भैया। क्या इसको 4g/9 लिख सकते हैं, 40 क्या होगा 4g/9, ठीक है। अगर आप g को 10 लेते हो तो, अगर आप g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चल रहे हो तो आप 40 को क्या बोल सकते हो, 4 इंटू जी बोल सकते हो, वही चीज़ मैंने वहाँ पर बोली है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 इंटू g/9 आ गई है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ सर, किस केस में, पहले वाले केस में, किसकी, इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन की। अब वो पूछ रहा है कि इस केस में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बता दो, तो निकाल लेना, अरे निकाल लेना, सिंपल। यहाँ देखना 5g नीचे की तरफ, यहाँ 4g नीचे की तरफ, 5g माइनस 4g, समझ गया कि नहीं, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। 5g माइनस 4g आ गया आपका क्या, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कर देना यार, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो मुझे आंसर तो वैसे ही दिखने लग गया, 1/9 आ गया, 1/9 आ गया, नहीं 5g माइनस 4g करोगे, नेट फोर्स 5g माइनस 4g डिवाइड बाई टोटल मास 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा कितना, g/9, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/9 नहीं g/9 होगा, ठीक है ना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg
and 1 kg are in contact with each other on a frictionless table when a horizontal force of 3 Newton is applied on the block of mass 2 kg। अब बताओ ये क्वेश्चन सब आपको कराने की ज़रूरत है मुझे, है? आपको शर्म नहीं आ जाएगी अगर ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो, है? यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर 1 kg का ब्लॉक है। 2 kg के ब्लॉक पे बाहर से आपने लगाया है कितने न्यूटन का फोर्स? 3 न्यूटन का फोर्स लगाया है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आना है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन का, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन का, है ना? पक्का? हाँ सर पक्का। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाओ किसका? 1 kg का, 1 kg का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 1 kg पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है 2 kg वाला ब्लॉक, और उसी के कारण 1 kg के पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, है ना? हमसे वो पूछ रहा है कि बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, एन की वैल्यू निकाल कर बताओ। यार इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगी पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये दोनों ही ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे एक्सेलरेशन ए से, तो ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से। फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, टोटल मास है 2 और 1 3 kg, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। लो भाई, तो यहाँ से अब आप देखो एक्सेलरेशन निकाल चुके हो, अब आपको एन की वैल्यू निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो n के कारण फोर्स, यही वो फोर्स है n जो इस मास को एक्सेलरेशन दे रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने 1 निकाली है, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो नॉर्मल रिएक्शन की कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ गया? 1 न्यूटन का आ गया। कितना आ गया? 1 न्यूटन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ पैरेट स्टार्ट्स फ्लाइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इन एन एयर टाइट केज, देन द बॉय विल फील द वेट ऑफ द केज। एक बच्चा है, उसके हाथ में केज रखा हुआ है, केज के अंदर एक पैरेट है, वो क्या करता है, जो डंडी बनी रहती है, जो उसका रेस्ट करने की प्लेस होती है, उसको छोड़कर वो उड़ने लग जाता है ना? फ्लाइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए मान लो, ठीक है ना? तो अगर ये पैरेट है मान लो, है ना, ये चूहा बना रहे हैं सर, हैं? ये कोई ऐसा पैरेट है, ठीक है ना? अब ये उड़ रहा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से, इसका मास m है, तो उसका वजन नीचे की तरफ एक्ट करेगा कि नहीं? mg। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। और ये जा रहा है कहाँ? ऊपर की तरफ। पक्का? जी सर पक्का। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये पहले अगर केज में बैठा होगा तो केज पर ये लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, केज पर इस पैरेट ने नॉर्मल रिएक्शन लगाई होगी n, तो इस केज ने भी क्या लगाई होगी? इस पैरेट पर नॉर्मल रिएक्शन लगाई होगी। समझ रहे हो कि नहीं? चलो वेरी गुड। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सीधे सीधे, कि n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो n इज नथिंग बट एम जी प्लस एम ए। अब अगर आप बॉय के हाथ में वेइंग मशीन रख दोगे, बॉय के हाथ में क्या रख दोगे? वेइंग मशीन रख दोगे, तो आपको पता है वेइंग मशीन क्या नापती है? नॉर्मल रिएक्शन नापती है। तो जब पंछी उड़ने लग गया तो आपको वजन क्या फील होगा? ज़्यादा फील होगा, एम जी प्लस ए। तो यहाँ पर पूछा गया है, देन द बॉय विल फील द वेट ऑफ द केज, रिड्यूस्ड, इंक्रीज, अनचेंज, नथिंग कैन बी सेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है, एम जी प्लस ए हो गया है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया यार। Next question. The two blocks of masses 2 kg and 1 kg are in the contact with each other on a frictionless table when a horizontal force applied to the block of mass 2 kg। अच्छा शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आ जाओ। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The pulley arrangement shown in the figure identical, the mass of the rope being negligible in case mass m is lifted by attaching a mass 2m। अच्छा, इस मास को उठा रहे हैं यहाँ पर 2m मास लगाकर, और इस मास को उठा रहे हैं इस पुली पर स्ट्रिंग में 2mg फोर्स लगाकर। तो वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ मास m इन केस a इज, इन केस a इज, दिस इज केस a, दिस इज केस b, है ना? ठीक है, ओके। केस a में अगर हम देखें, अगर हम केस a में देखें एक्सेलरेशन कितना है, ध्यान से देखना। आपको पता है कि माला मेथड अगर हम लगाते हैं तो टोटल फोर्स कितना है? टोटल फोर्स होगा 2m माइनस एम जी, और यहाँ की ना 2m माइनस एम जी, यही नेट फोर्स होगा। टोटल मास कितना होगा? 2m प्लस m 3m, कितना आ जाएगा? एम जी बाय 3m, m से m कट गया, कितना आ जाएगा? g बाय 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? g बाय 3। किस केस में? इस केस में। इसमें ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब क्या हो रहा है, इसमें हमने इसी स्ट्रिंग को, जिस स्ट्रिंग से मास बंधा हुआ है, उसी स्ट्रिंग को कितने फोर्स से खींच लिया? 2mg फोर्स से खींच लिया। तो b वाले केस में क्या होगा? आओ, b वाले केस में जो फोर्स है उसकी वैल्यू ही आपको 2mg दे दी गई है। यही फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, है ना? ये मास जो है ये एक्सेलरेशन किसी a डैश से ऊपर जाने लग जाएगा, ठीक है ना? तो अगर आपको a डैश निकालना है तो a डैश इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। फोर्स आपने कितना लगाया है? ट्वाइस ऑफ mg का। मास कितना है? m से m कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2g। तो इस केस में एक्सेलरेशन है 2g और इस केस में एक्सेलरेशन है g बाय 3। अब आप बताओ किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है?
बी वाले केस में एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो वही तो वो पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ मास इन केस ए इज, ए केस में क्या है, 0 है, मोर देन है बी से, नहीं 0 तो नहीं है, बी केस से ज्यादा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो क्या है, लेस देन दैट इन केस बी। केस बी में जो एक्सेलरेशन है वो 2g है और केस ए में जो एक्सेलरेशन है वो g/3 है, मतलब कम है इससे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, ओके, द रेशो ऑफ T1 एंड T2 इज, T1 और T2 का रेशो पूछ रहा है। देखो आप इसको क्या करोगे, f cos 30/80 करोगे, कोई मतलब नहीं है ये सब करने का, सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, इन दोनों ब्लॉक को फोकस करो, है ना। पहले 12 kg वाले ब्लॉक को उठाओ, 12 kg वाले ब्लॉक का हमने उठाया, 12 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है इधर की तरफ टेंशन T1, इधर की तरफ टेंशन T2, और ये भागेगा एक्सेलरेशन ए से। ये बात पक्की है कि नहीं? हाँ सर पक्की है, ठीक है। दूसरी बात, हम 3 kg वाले ब्लॉक को उठा लेते हैं, ये 3 kg वाला ब्लॉक है, इस पर टेंशन लग रहा है T2, ये भी जाएगा सेम एक्सेलरेशन से, तो हम बोल सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए, एंड यहाँ से बोल सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ ए। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? T2 की वैल्यू 3a है, हाँ अरे T2 की वैल्यू कितनी है, 3a है, तो T1 माइनस 3a इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ ए, तो T1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 15 टाइम्स ऑफ ए। T2 की वैल्यू 3a, T1 की वैल्यू 15 है, हमसे T1 बाय T2 का रेशो पूछा हुआ है, तो 15a बाय 3a काट दिया, कितना बचा 5, कितना बचा 5, कितना बचा 5, आंसर आ गया 5:1। क्लियर है? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े? हाँ बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट इज 2 blocks of masses 6 kg and 4 kg connected by a rope of mass 2 kg। अच्छा क्वेश्चन है। 2 blocks of masses 6 kg and 4 kg are connected by a rope of mass 2 kg, okay, are resting on a frictionless floor as shown in the following figure. If a constant force of 60 Newton is applied, ठीक है, to a 6 kg block, then the tension in the rope at point A, B and C। कुछ नहीं करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पहले हम 60 kg का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ये 60 kg है, 60 kg पे लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स। अब इधर जो रोप है वो मासलेस रोप नहीं है, इधर जो रोप है वो मासलेस रोप नहीं है, तो इधर का टेंशन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं बोल देता हूँ टेंशन TA, ठीक है ना। अब क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में ही लग रहा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ही होना है। अगर मुझे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा एक अननोन और कम हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? ये एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं फंसेगा हमें जाके। अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है ना, टोटल नेट फोर्स। एफ फोर्स कितना लगा है भैया 60 न्यूटन का, और टोटल मास कितना है 6 4 10 और 2 12, ठीक है, कितना हो गया 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं, 60 माइनस TA इज इक्वल्स टू, ये देखो मैंने यहाँ 60 लिख दिया है, 6 kg है, तो 60 माइनस TA इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए, ठीक है, 60 माइनस TA इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए की वैल्यू आई है 5, तो 6 पंचे 30, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू TA की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन, TA की वैल्यू कितनी आ गई 30 न्यूटन, है ना। तो आप देखोगे इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें TA की वैल्यू 30 न्यूटन है, आंसर आ गया। देखो ना A, B एंड C पूछा था, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें A की टेंशन कितनी आई है 30 न्यूटन आई है, तो आप इस क्वेश्चन को सीधे उड़ा सकते हो। अगर आपको आगे और सॉल्व करना है तो आप 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देख लो। ये है 4 kg का ब्लॉक, 4 kg के ब्लॉक पर लग रही होगी टेंशन, मान लीजिए TC, ये भी वही एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भागेगा, ठीक है ना। तो TC इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 4 इंटू 5, तो यहाँ पर TC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 चौको 20 आ गई। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, तो 30 और ये 20, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया, बीच क्या है 25। एक और निकाल लेते हैं, चलो अब हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, AB का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक रोप ले ली है A से लेके B तक की, ये एंड A है, ये एंड A है और ये एंड B है, ठीक। हम जानते हैं कि A एंड पर कितना टेंशन लग रहा है, TA की वैल्यू आपने 30 न्यूटन निकाल ली है, लेकिन हम B के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया TB। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रहा होगा, पक्की बात है कि नहीं? हाँ सर। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 30 माइनस TB नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास कितना है, अरे भैया मास कितना है, हमें क्या पता मास कितना है सर, आप मुझे बताइए ना। हमने यहाँ पर क्या किया, 6 इंटू A किया, है ना। यहाँ पर मास कितना है, 2 kg का मास है। कितने kg का मास है, 2 kg का मास है, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, 2 kg का मास है इंटू एक्सेलरेशन कितना आया है 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, सॉरी हमने AB लिया है ना,
तो ये ए बी वाला जो पॉइंट है तो सेंटर पे है, ठीक है ना। तो मास कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। 2 kg तो पूरी रोप का मास है ना, बी वाला पॉइंट तो सेंटर पे लिया गया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 30 - 5 इज इक्वल टू TB। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई है बी पॉइंट पर, 25 न्यूटन। तो आंसर कितना आ गया, 25 न्यूटन। क्लियर? जी सर, जी सर, जी सर, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, निपटा दिया हमने। A block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m। अरे यार, ये क्वेश्चन तो मैंने लेक्चर में आपको कराया है, ये क्वेश्चन तो मैंने लेक्चर में आपको कराया है। आंसर इसका ये है Fm/m+m। 2 क्वेश्चन ऐसे आपको कराए मैंने लेक्चर में, ठीक है ना। लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, the mechanical advantage of a wheel axle is 5। what will be the force required to lift a 200 kg weight। यार मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है आपने कितना लोड उठाना था आपको, और आपने उस लोड को उठाने के लिए कितना एफर्ट लगाया, ये होता है आपका एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। इसकी वैल्यू आपको 5 दी गई है, आपको कितना लोड उठाना है, 200 kg वेट का। तो एफर्ट कितने लगाने पड़ेंगे, आओ एफर्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 200 डिवाइड बाय 5, 5 चौको 20, कितना आ गया, एफर्ट आ गया 40 kg वेट का, ठीक है ना। चलिए, कुछ भी नहीं था, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 2 bodies 30 kg and 50 kg tied with a light string are placed on a frictionless table। A force F acting at B pulls this system with an acceleration of 2 meter per second square। Tension in the string is क्या, सेम वही क्वेश्चन लिख कर दे दिया है, यहाँ पर डायग्राम होता तो और अच्छे से समझ में आ जाता। 2 bodies 30 kg and 50 kg tied with a light string are placed on a frictionless table। A force F acting at B pulls this। अरे यार, सेम वैसे ही क्वेश्चन, सेम वैसे ही क्वेश्चन है यार। ये तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, मुझे बताओ ABCD में से कौन सा आंसर आएगा। एक 30 kg का ब्लॉक है, एक 30 kg का ब्लॉक है, और एक 20 kg का ब्लॉक है, एक 20 kg का ब्लॉक है, नहीं 30 एंड 50 kg का, सॉरी 30 एंड 50 kg का ब्लॉक है। टाइड विद द लाइट स्ट्रिंग ऑफ प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शन, फोर्स F एक्टिंग एट B 50 kg पे, है ना। फोर्स एक्टिंग एट B pulls the system with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरे सिस्टम को किस एक्सेलरेशन से खींच रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहा है। टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ रहा है, बताओ कितनी होगी। यार क्यों नहीं निकाल सकते, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज करो इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज इसको करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज करिए इसको, प्लीज करिए, ठीक है ना। एक्सेलरेशन आपको दे दिया है, टोटल मास आपको दे दिया है, फोर्स आप निकाल सकते हो, फोर्स आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, टेंशन निकल आएगा। फिर से रिपीट करता हूं, एक्सेलरेशन आपको दे दिया है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन टोटल मास। हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, टोटल मास है 50 और 30, है ना। इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। जैसे ही फोर्स आएगा आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, आपके पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है सर, हमको ऐसा करना है। लो ऐसा करना है तो कैसे करना है, लो कैसे करोगे। 30 kg ब्लॉक है, 30 kg ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है ये T, ठीक। इसका एक्सेलरेशन आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। तो लो T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 30 इंटू 2, तो टेंशन की वैल्यू 60 न्यूटन आ गई। ऐसे करना है, ऐसे कर लो, आंसर आ गया 60 न्यूटन। अब देखो होमवर्क देता हूँ, मुझसे ही सॉल्व करा लेते हो। ऐसे करोगे तो एक प्रोसेस लंबी पड़ गई आपको। आपने इसमें क्या किया, फोर्स की वैल्यू निकाली, फोर्स की वैल्यू निकालने के बाद फिर आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और उससे टेंशन की वैल्यू निकालोगे, आंसर सेम ही आएगा। बट अगर आप इस ब्लॉक को चुन लेते हो और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हो तो आपको F निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि कब आपको कौन सा ब्लॉक फ्री बॉडी डायग्राम में कंसिडर करना है। अगर आप 50 kg वाला ब्लॉक कंसिडर कर लेते हैं तो फिर आपको F निकालना पड़ता। F आप निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक क्या बोलते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाता, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो आंसर आ गया कितना, 60 न्यूटन। सो सॉरी, मैंने ही सॉल्व कर दिया, ये तो बहुत गलत बात है यार, गलत बात है, सत्यम गलत बात है बिल्कुल। इसलिए तो बच्चे बात नहीं करते सत्यम तुमसे, तुम खुद ही हीरो बन जाते हो, तुम ही को सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने। हाँ यार ये गलत है, नहीं गलत है, बहुत गलत है। अब ऐसा नहीं होगा, अब ये मैं नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्या क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास 60 kg स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन। लो भैया आ गया अपरेंट वेट का क्वेश्चन। इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। एलिवेटर बना दो सबसे पहले, कंसेप्ट पकड़ लिया भैया कि अपरेंट वेट का कंसेप्ट है। एलिवेटर बनाया, उस पर वेइंग मशीन रख दी, वेइंग मशीन पर इंसान खड़ा कर दिया। हम जानते हैं कि वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन नापती है, ठीक है ना। चलो मास दिया हुआ है किसका, 60 kg, इसका मास दिया हुआ है भाई कितना, 60 kg, यानी कि 600 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है।
अच्छा, जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इस पे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जो आपकी एलिवेटर है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ओके, तो अब आप क्या बोल सकते हो, यहां पर जो इसका वेट होगा वो उसको ज्यादा दिखाई देगा, एपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट से ज्यादा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको भारी भारी फील होता है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, एम जी प्लस एम ए के बराबर आएगा, है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। मास आपको दिया हुआ है 60 kg, तो ये आ जाएगा 10 + 2, 10 और 2 12, 12 × 60, 12 छंग 72, ये आ जाएगा 720 न्यूटन। अच्छा, मास पूछ रहा है आपसे, फाइंड द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, 72 kg, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 kg वेट, 72 kg वेट। क्लियर? मास बढ़ जाएगा ना, अरे सॉरी, वजन बढ़ जाएगा ना, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ, मास नहीं बढ़ेगा, मास नहीं बढ़ेगा, वजन बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो उसने लिखा हुआ है वो गलत लिखा है, 72 kg वेट होना चाहिए। ऊपर की तरफ जब लिफ्ट जाती है तो आपकी अपरेंट वेट की वैल्यू एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, इसलिए आंसर हमारा 72 kg वेट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मंकी इज क्लाइंबिंग अप अ मासलेस रोप पासिंग ओवर अ ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है। The other end of the rope is tied to a nail inserted in ground, ठीक है। The nail will come out if the vertical force of 20 Newton is applied। मतलब इस नेल को अगर आपको बाहर निकालना है, ये नेल उखड़ कर आ जाएगा बाहर जब नेल पर 20 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स लगेगा, ठीक है। मास ऑफ द मंकी इज 2 kg, ठीक है। What must be the maximum acceleration with which the monkey should climb the rope so that it does not fall down? Okay, अगर मंकी को मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भागना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ भागना है, तो बहुत फर्म तरीके से क्या करना पड़ेगा, फट 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 करके क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा रस्सी को, है ना। तो रस्सी को मैक्सिमम टेंशन से खींचना पड़ेगा, तो यहां टेंशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ। अच्छा, हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमको निकालना है। मास ऑफ मंकी आपको दे दिया है, यानी कि mg की वैल्यू आपको 20 न्यूटन नीचे की तरफ दे दी गई है। ये आपको नहीं पता, ये आपको निकालना है। टी मैक्स के लिए आपको ये हिंट दी गई है, बोला गया है कि अगर इस नेल को, इस कील को बाहर निकालना है तो इस पर वर्टिकल फोर्स की जरूरत है 20 न्यूटन, लेकिन हमको वर्टिकल फोर्स से मतलब नहीं, हमको तो स्ट्रिंग पर आने वाले मैक्सिमम टेंशन की जरूरत है। अगर ये मैक्सिमम फोर्स है इस कील को बाहर निकालने के लिए, तो मैं मान लेता हूं यहां पर कोई टी वैल्यू, टी फोर्स आ रहा है या टी मैक्स फोर्स आ रहा है ना। इस टी मैक्स का क्या 60 डिग्री का कंपोनेंट ही 20 न्यूटन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टी मैक्स cos 60 इज इक्वल टू 20, ऐसा बोल सकता हूं क्या, मुझे बताओ। अरे भाई, आपको बोला है इस कील को बाहर अगर निकालना है तो मैक्सिमम 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स है तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो मैंने कहा टी मैक्स cos 60 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो टी मैक्स की वैल्यू यहां से आपने कितनी निकाल ली, बताओ मुझे, 40 न्यूटन निकाल ली। हाँ सर, तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी आने लग गई, 40 न्यूटन। तो बस ये जो है इसको यूज करो आप। लो, ऊपर की तरफ टी मैक्स यानी कि ऊपर की तरफ 40 न्यूटन, नीचे की तरफ 20 न्यूटन, तो 40 - 20 इज इक्वल टू मास इंटू ए मैक्स एक्सेलरेशन। 40 में से 20 गया, 20 बचा, 20 / 2 इज इक्वल टू ए मैक्स, और वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया। क्लियर? पक्का? जी सर पक्का। तो यहां पर आपको कील उखाड़ने के लिए जो मैक्सिमम वर्टिकल फोर्स दिया हुआ था वो एक्चुअल में ये हिंट करने के लिए दिया गया था कि स्ट्रिंग पे कितना मैक्सिमम टेंशन आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, वाह, बहुत बढ़िया। Two unequal masses 1 kg and 2 kg are connected by an inextensible light string passing over a pulley। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है यार, ऐसा मत करो ये क्वेश्चन। अब आप तो ये तो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये पक्की बात है 100%। बस आपको हिंट दे दूंगा, 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, पुली के माध्यम से ऐसे लटकाया गया है। और क्या बोल दिया गया, 1 kg ब्लॉक पर कितने न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का 1 kg ब्लॉक पर फोर्स लगा दिया गया है। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ईदर ब्लॉक क्या होगा। सिंपल है यार, इधर 20 न्यूटन, 10 न्यूटन इसका खुद का वजन, इधर 20 न्यूटन। अब आप खुद बता दो कि किधर एक्सेलरेशन होगा, किस साइड एक्सेलरेशन होने वाला है, बताओ। और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल कर बताओ कमेंट में मुझे। क्वेश्चन नंबर 68 का मैं वेट करूंगा, ABCD में से आपका क्या आंसर आता है। पक्का? जी सर पक्का, 100%। अरे हाँ भाई 100%।
ठीक है, हाँ सर, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पुली ब्लॉक अरेंजमेंट, अच्छा, ओह कंस्ट्रेंट मोशन, इन द पुली ब्लॉक अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी इज, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी इज। अब मैंने आपको यहाँ पर एक टेंशन मेथड बताई थी, याद करो, मैंने आप टेंशन मेथड बताई थी, Tx1 प्लस Tx2 या T1x1 इज इक्वल टू T2 ऐसा लिख के बताया था, सीधे लिख देता हूँ, T1x1 प्लस T2x2 है ना इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय द टेंशन हमने क्या बोली थी, 0 बोली थी। इस इक्वेशन को आप एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो T1v1 प्लस T2v2 इज इक्वल टू 0 हो जाता था। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते थे तो T1a1 प्लस T2a2 ये रिलेशन आ जाता था, है ना। इससे हम क्या कर लेते, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, है ना, ब्लॉक्स की वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते थे। यहाँ पर हमसे एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पूछा है तो हम एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन लगा देंगे। उससे पहले हमको जानना है टेंशन। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पर टेंशन T है तो ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, मानते हो कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली अच्छा, अब ये अगर 2T है, ये 2T है तो यहाँ भी कितना होगा, 2T होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। ये 2T है, ये 2T है तो ये कितना हो जाएगा, 4T हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ सर समझ गए। अच्छा, अब यहाँ देखो, मान लीजिए ये वाला ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ चल रहा है, मान लीजिए x का एक्सेलरेशन है AA और इसका एक्सेलरेशन है मान लीजिए AB, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है मान लो, तो हम बोलेंगे देखो टेंशन टोटल कितना है इस ब्लॉक पे, 2T और T यानी कि 3T, है ना। जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस 3T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, नहीं सॉरी, प्लस 3T, मैंने डायरेक्शन क्या ली एक्सेलरेशन की, ठीक है ऊपर ही लिए, तो अगर टेंशन की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, 3T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। अच्छा, इधर आ जाओ बी ब्लॉक पे। बी ब्लॉक पे आप देखो एक्सेलरेशन बी ब्लॉक का आपने नीचे लिया है लेकिन टेंशन की डायरेक्शन ऊपर है, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस कितना, T इंटू ए टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। अब T गया, 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है ना, 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, यही रिलेशन आपसे पूछा था, कुछ नहीं करना है, इस टाइप के मेथड से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नीट लेवल के तो सारे क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है प्रैक्टिस में, मतलब अपने लेक्चर में। इसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर ये ब्लॉक या सॉरी ये पुली x ऊपर चला जाए तो ये जो रोप है ये 2x नीचे चली जाएगी, जो स्ट्रिंग है ये 2x नीचे चली जाएगी। याद करो, मैंने बोला था कि अगर ये पुली खिसक कर यहाँ से यहाँ खिसक जाए, x खिसक गई तो अब क्या होगा, देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ खाली नहीं हो जाएगी, ये लेंथ और ये लेंथ खाली हो गई कि नहीं हो गई। तो जैसे ही पुली यहाँ पहुँचेगा ये x यहाँ चले जाएगा और नीचे ये कितना नीचे आ जाएगा, ये 2x नीचे आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x ऊपर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 2x नीचे होगा। वैसे अगर इसकी वेलोसिटी v ऊपर है तो इसकी वेलोसिटी 2v नीचे होगी। इसका एक्सेलरेशन अगर a ऊपर है तो इसका एक्सेलरेशन 2a नीचे हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई। अगर आपको टेंशन से करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको टेंशन से करना है तो चलो उस तरीके से देख लेते हैं। आओ मान लीजिए यहाँ टेंशन t है, यहाँ टेंशन कितना है, t है, यहाँ टेंशन t है, यहाँ टेंशन t है, यहाँ टेंशन t है, यहाँ टेंशन t है, यहाँ पर टेंशन 2T है, यहाँ टेंशन 2T है, TT 2T हो गया। अब दोनों ब्लॉक्स को देखो। अब यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ B ऊपर की तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ऑफ A नीचे की तरफ है, ठीक। अब आप देखो B पर जो टेंशन लग रहा है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा ट्वाइस ऑफ T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B, ये भी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जरा ए ब्लॉक को देखो, इस पर टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है तो माइनस लगाया, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस टी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ये टेंशन से ये टेंशन चला गया तो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन का। अच्छा, यहाँ पर आपको वेलोसिटी का रिलेशन बोला है तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी का रिलेशन भी यही बनेगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। सारे रिलेशन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपको बोला है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है किसकी, ब्लॉक बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो 2 टाइम्स इंटू 10 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई, 20 मीटर पर
बहुत ही शानदार मेथड है जो मैंने आपको समझाई थी अपने लेक्चर में। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको मेथड आराम से समझ में आ रही होगी और अप्लाई भी आप कर पा रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मान ही नहीं रहे तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक A1 एंड A2। सेम वैसी चीज आप देख पाओगे। अब देखो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आने लग जाएगा कि अगर ये ब्लॉक ब्लॉक क्यों बोल रहा हूं, अगर ये पुली एक्स ऊपर जाता है, टेंशन से करना है, अब आप टेंशन से करके देखना, मैं तो कॉमन सेंस से कर ले रहा हूं कि अगर ये पुली एक्स ऊपर चला जाता है, अगर ये पुली एक्स ऊपर चली जाती है तो यहां से रस्सी कितनी खाली हो जाती है, एक्स इधर से एक्स इधर से। अगर ये पुली ऊपर की तरफ एक्स चली जाती है तो टोटल रस्सी कितनी खाली हो रही है, इधर से एक्स रस्सी खाली हो रही है। आई मेरी बात समझ में? अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो कि नहीं? ये पुली अगर ऊपर जाती है तो यहां से एक्स और यहां से एक्स रस्सी खाली हो जाती है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये पीछे की तरफ 2x खिसक जाएगा। अरे वैसी बात कर लो ना, समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं इसको खिसकाता हूं x तो ये x/2 ही खिसकेगा, ऐसा समझ लो। कुछ दोनों तरीके समझ सकते हो। अगर मैं इस पुली को x ऊपर ले जाता हूं तो यहां से स्ट्रिंग x और यहां से स्ट्रिंग x खाली हो गई, रस्सी यहां से x खाली है, यहां से x खाली है, तो क्या होगा, फिर रस्सी यहां से मुड़ जाएगी ऐसे, देखो, और ये x खाली है, तो क्या होगा, ये इस ब्लॉक को बोलेगा कि चलो बेटा तुम 2x पीछे खिसक जाओ। तो यहां अगर आप x डिस्प्लेसमेंट देते हो पुली को तो यहां 2x डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर पुली को यहां v वेलोसिटी देते हो तो यहां 2v हो जाएगा वेलोसिटी इसकी। अगर आप इस पुली को a एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ देते हो तो ये 2a एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका डबल, है ना। उल्टा देखना है तो अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका a/2 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी v है तो इसका v/2 हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट x है तो इसका x/2 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, कॉमन सेंस, ठीक। तो रिलेशन पूछ रहा है तो हम बोल देते हैं भैया कि ये जो एक्सेलरेशन A1 है ये ट्वाइस ऑफ A2 होगा। अभी तो मैंने आपको बताया डबल होगा, है ना, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। टेंशन मेथड से करके देखना, इसको टेंशन मेथड से सॉल्व करो। वर्क डन बाय टेंशन 0 करो, वर्क डन बाय टेंशन 0, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0। इस मेथड से सॉल्व करो, इसको करो सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ हेवी स्फीयर इज केप्ट ऑन 2 आइडेंटिकल वेजेस एज शोन। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर एंड वन ऑफ द वेज इज। अब ये क्वेश्चन कौन करके बताएगा? एक वेज का रिलेशनशिप बताना है आपको स्फीयर के एक्सेलरेशन से, ठीक। अच्छा आओ कैसे करेंगे समझना। पहले मैंने बनाया वेज, ठीक, ओके सर। वेज का एक्सेलरेशन आपको दिया गया है इस डायरेक्शन में, देखो वेज का एक्सेलरेशन आपको AW दिया गया है, ठीक। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जहाँ कांटेक्ट हुआ है वहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। अगर यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, मानते हो कि नहीं? थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन सकती है, देखो ध्यान से। AW के डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लेते हैं किसका, n का, तो n cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना? अरे समझेंगे नहीं? कर क्या रहे हैं? लेक्चर याद नहीं है तो कुछ समझ नहीं आएगा। हमने जैसे टेंशन का देखा था T1A1 प्लस T2A2 इज इक्वल टू 0 देखा था ना, वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन के साथ भी ये रिलेशन बन सकता है, N1A1 प्लस N2A2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। हाँ सर ओके, चलिए वेरी गुड। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगा है n, ठीक। इसका मैंने एक कंपोनेंट ले लिया इधर किधर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, AW इंटू n cos 90 माइनस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इस नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है क्या वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है? हाँ, तो हमने इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन कंसिडर किया है, ओके सर। अब जरा स्फीयर को देखो, स्फीयर में क्या चल रहा है। स्फीयर पे लग रहा है, ये देखो यहां से भी लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा जरा बात करें हम थीटा की, जरा हम बात करें, थीटा की जरा हम बात करें, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये है आपकी नॉर्मल रिएक्शन। इसका एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या आएगा, अगर ये n है तो ये क्या होगा, दिस इज n cos थीटा। अरे हाँ कि ना, ठीक है। n cos थीटा लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ।
आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ इसका जो कन्वेंशन होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये आगे लिखेंगे हम माइनस ए ऑफ स्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इंटू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए, तो एन गया, एन गया, ए डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए एस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ए डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, ए डब्ल्यू इज नथिंग बट ए एस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो ए डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए एस कॉस थीटा, कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक ब्लॉक है जिसको इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिया गया है, रख दिया गया है, ठीक है, ये बना दिया मैंने इंक्लाइंड प्लेन। आगे बात करते हैं। मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल, ओके, ठीक है। ब्लॉक इज प्लेस्ड 60 डिग्री, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.25, आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है 0.25। अब ये स्टैटिक और काइनेटिक दोनों हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, जी की वैल्यू 10 बोला है लेने को। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी, यार इस पर लगेगा इसका वेट का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा, mg साइन 60 लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एम जी कॉस 60, यही होगी ना। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये मत पूछना, इतना बार हम कर चुके हैं कि हमको पता है कि अब इसका कंपोनेंट क्या होने वाला है ना। एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा होता है, एक एम जी कॉस थीटा होता है जो नॉर्मल रिएक्शन बन जाता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो एन की वैल्यू हमने म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर रख दी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो तो ये हो गया 0.25 एम जी कॉस 60, है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा है, तो हम ये मान रहे हैं कि भाई ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पर नेट फोर्स लग रहा है जो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। ये नेट फोर्स किसके बराबर है, एम जी साइन 60, एम जी साइन 60 माइनस म्यू एम जी कॉस 60 है। अरे भैया यही दोनों फोर्स तो मिलकर यहाँ पर नेट फोर्स दे रहे होंगे नीचे की तरफ, तभी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ। इज नथिंग बट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम 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 गया, कॉमन निकाल लिया बाहर की तरफ, क्या जी कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा साइन 60, साइन 60 होता है 1/√3, नहीं √3/2 सर, क्या यार सर, √3/2 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 0.25, ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। चलिए, तो g की वैल्यू आपको 10 लेने को बोला था तो मैं बाहर 10 ले लेता हूँ, अंदर बचेगा √3/2 माइनस ये होता है 1/4 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। 10 अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5√3, 2 पंच 10, और ये कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 10/8, है ना, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। 5√3 माइनस 10/8 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, 8 पंच 40, 4√3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब यही बात तो है, यहाँ पर मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें, थोड़ा सॉल्व करें और मुझे कमेंट में आकर बताएं कि 5√3 माइनस 10/8 इज इक्वल्स टू जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसमें से ए बी सी डी कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। पक्का, हाँ सर पक्का, बता दोगे कि नहीं बता दोगे, नहीं बताएंगे सर, हम वही सॉल्व कर लेंगे अपने पास, आपको नहीं बताएंगे, फिर तो गलत बात है ना, फिर कैसे पता चलेगा मुझे कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है ना। हमने प्रोसीजर बिल्कुल सही रखा है, प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर हमने जी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, जी अंदर बचा साइन 60 √3/2 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ कॉस 60, म्यू की वैल्यू 0.25 थी, कॉस 60 1/2, ठीक। इसको मैंने 1/4 बोल दिया तो ये 1/8 हो गया, 10 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 5√3 हो गया, ये 10/8 हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी धड़ाम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आपको बताना है, ये मत भूलना कि नहीं बताया है, निकल गए, टाइम पास कर लिया, बस सॉल्व जितना मैंने लिखवाया उतना ही लिख लिया और आंसर नहीं निकाला, ऐसा मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg लाइज ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। एक ब्लॉक है, ऐसा मान लो, नीले कलर नहीं यार, व्हाइट कलर से करता हूँ, ऑफ मास 10 kg, 10 kg का ब्लॉक है, उस पर एक F फोर्स लगता है, ठीक है ना।
तो ये एक्सेलरेशन देता है इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा, और जब फोर्स को डबल कर दिया जाए, अगर मैं इसी फोर्स को क्या कर दूं 2 टाइम्स कर दूं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है भाई, किस पर है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, मतलब इस पर पीछे की तरफ क्या लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब क्योंकि दोनों ही केस में ये क्या है, दोनों ही केस में ये मूविंग कंडीशन में है, मोशन में है, मतलब इस पर दोनों ही कंडीशन में क्या लगने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता कि यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चलिए वेरी गुड, तो दोनों ही केस में पीछे की तरफ क्या लगने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। चलो तो पहली इक्वेशन बनाता हूं मैं, F माइनस एफ के इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनाता हूं, 2F माइनस एफ के इज इक्वल्स टू मास इंटू कितना एक्सेलरेशन हो गया, 18 का एक्सेलरेशन हो गया। मुझे एफ के की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि मैं उसी से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं एलिमिनेट करूंगा इस एफ को, तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो नई इक्वेशन क्या बनी, 2F माइनस ट्वाइस ऑफ एफ के इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू 5। अच्छा, मैं 10 को क्या मास लिख लूँ, है ना, ज़्यादा आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। m इंटू 5 और इसको मैं लिख देता हूँ m इंटू 18। तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10m हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और ये इस पर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इसके कोएफिशिएंट से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोएफिशिएंट से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2F माइनस एफ के इज इक्वल्स टू 18m, ठीक है ना। आओ एलिमिनेट करते हैं 2F को, माइनस कर दो, तो 2F माइनस 2F हो जाएगा 0, माइनस 2F के प्लस एफ के क्या हो जाएगा, माइनस एफ के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। माइनस 2F के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2F के प्लस एफ के कितना हो जाएगा, माइनस एफ के बराबर, और ये 10 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 8m के बराबर, माइनस से माइनस चला गया, ठीक है ना। अच्छा, एफ के की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg, वो किसके बराबर आ गया, 8m के बराबर आ गया, m से m चला गया, म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, वो किसके बराबर आ जाएगी, 8/g के बराबर, g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं तो वैल्यू आ जाएगी 0.8, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर। आ जाओ तो फिर एक और क्वेश्चन करो। द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट सेल्फ एडजस्टेबल, गलत बात, स्केलर क्वांटिटी, फोर्स है, स्केलर हो ही नहीं सकता, इक्वल टू द लिमिटिंग फोर्स, अरे ये क्या बात कर रहा है यार, सेल्फ एडजस्टेबल। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को आप क्या बोलते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का कोई फॉर्मूला है, नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A 20 kg block is initially at rest. A 75 Newton force is required to set the block in motion. ठीक है. After the motion, a force of 60 Newton is applied to keep the block moving with constant speed. ठीक है. The coefficient of static friction. अच्छा, अब आपको coefficient of static friction निकालना है, मतलब आपको ना क्वेश्चन के सिर्फ इतने पार्ट से मतलब होना चाहिए, बस इतने पार्ट से, बस खत्म। बाकी इस पार्ट से क्वेश्चन के आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकलता है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप देखेंगे तो वो होता है म्यू एस इंटू एन। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 20 kg ब्लॉक रेस्ट पे था, उसको मूव कराने के लिए आपको 75 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा, 75 न्यूटन के फोर्स पर ही वो मूव किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि आपका अप्लाइड फोर्स जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हुआ तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अप्लाइड फोर्स 75 न्यूटन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया वो, यानी कि म्यू एस इंटू एन के बराबर हो गया वो। अच्छा, 20 kg का ब्लॉक था तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा म्यू एस इंटू 20 इंटू जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 75 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल्स टू म्यू एस की वैल्यू। सॉल्व करिए इसको और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपका एकदम सही है। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, 75/200 आ गया कि नहीं आ गया, इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कुछ आ रहा है कि नहीं, मुझे फटाक से कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन। टू ब्लॉक ए एंड बी प्लेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस एज शोन इन द फिगर, द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 100 kg, मास ऑफ ब्लॉक ए इज 100 kg एंड दैट ऑफ द ब्लॉक बी इज 200 kg। ठीक है, ब्लॉक ए इज टाइड टू अ स्टैंड एंड ब्लॉक बी इज पुल्ड बाय अ फोर्स F, if the coefficient of friction between the surfaces A and B is 0.2, यहाँ पर फ्रिक्शन है 0.2 और यहाँ पर भी फ्रिक्शन दिया गया है कितना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन B एंड द प्लेन इज 0.3, तो μ1 आपको दिया है, μ2 आपको दिया है 0.3। ठीक है, देन फॉर द मोशन ऑफ B द मिनिमम वैल्यू ऑफ F विल बी, यानी कि आपको B को कंसिडर करना है ना, B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि B पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहली बात कि B पर लग रहा है एक F फोर्स जिसकी हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है, और क्या लग रहा है, या ये जो नीचे वाला सरफेस है यानी कि ये वाला जो सरफेस है वो एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस पर, बिल्कुल लगाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी म्यू इंटू एन। अच्छा, और वो कितना होगा, म्यू की वैल्यू आपको 0.3 दी है, एन कितना होगा ये बताओ मुझे, एन कितना होगा। देखो यहाँ पर टोटल वेट कितना आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, अरे हाँ कि ना, तो 200 और 100 300 kg का पूरा नीचे की तरफ वेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 इंटू 10। ठीक है ना, और साथ ही साथ देखो एक चीज और कि जब आप इसको F फोर्स लगाकर खींचोगे तो पहले क्या होता था, पहले ब्लॉक सिर्फ इसके ऊपर रखा होता था, ब्लॉक को रोकने के लिए कोई धागा वागा कोई स्ट्रिंग विंग नहीं होती थी, है ना, तो हम बोलते थे कि जो सरफेस लिमिटिंग फ्रिक्शन देगा उतनी ही आपको मिनिमम वैल्यू देनी पड़ेगी कम से कम इस फोर्स को, तब जाकर ये ब्लॉक मूव करेगा। लेकिन अब दिक्कत ये फंस गई है कि ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है उसको पीछे से एक सपोर्ट मिल रहा है ना, उसको रोक कर रखा हुआ है, तो ये ए वाला ब्लॉक भी क्या करेगा, बी वाले ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाने वाला है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, तो इसको मैं बोल देता हूँ F2, क्या बोल देता हूँ F2, इसकी वैल्यू क्या होगी म्यू इंटू, ये है म्यू कौन सा 2, ये है म्यू 1 इंटू N1। अच्छा, म्यू 1 की वैल्यू है 0.2 और N1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बताओ क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्या होगा बताओ, 100 इंटू जी होगा, 100 kg का वेट था, 100 इंटू जी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, चलो एन की वैल्यू कितनी आ गई 1000, तो यहाँ पर कितनी आ गई वैल्यू 1000। ठीक है ना, ये पॉइंट हटाया, ये कटा, ये पॉइंट हटाया, ये कटा, कितना आ गया, ये आ गया 200 न्यूटन। पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक के कारण और नीचे वाले सरफेस के कारण 900 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ, तो टोटल पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है जो इस ब्लॉक को रोकने के लिए बैठा है, 900 और 200 1100 न्यूटन। तो F की मिनिमम वैल्यू कम से कम, F की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, F की कम से कम मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर आपको ब्लॉक को मूव कराना है, तो 900 प्लस 200 यानी कि 1100 न्यूटन, 1100 न्यूटन इज द आंसर। क्लियर है? चलो वेरी गुड। चलिए भाई, तो इसी के साथ करते हैं हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3 को भी खत्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आपको जाना है कहाँ पर, आपको जाना है गूगल पर और टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाएंगे, है ना। यहाँ जाकर आप उतने ही खुश होंगे जितना कि ये बच्चा खुश हो रहा है। जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराया गया है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ भी वही कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया गया है, बट ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कराया गया। यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहाँ आप जाते हो 50 तरीके के वीडियो आपको और दिखते हैं, इधर उधर खोलकर कुछ भी बैठ जाते हो, कभी गेमिंग करने लगते हो, कभी दिशा पाटने को देखने लग जाते हो, कोई मतलब नहीं। इधर आओ, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सीधे लेक्चर एक के बाद अरेंज किए गए हैं, आप लेक्चर देखते हुए आगे बढ़ो। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो जैसे ही नीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जितना भी कंटेंट आपको नीट के लिए प्रोवाइड करना था सारा का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप बात करोगे कि चलो यार फिजिक्स देखते हैं, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो देखो ना, ये देखो मैंने पढ़ाया हुआ सारा कंटेंट एक के बाद एक बात यहाँ पर अरेंज कर दिया गया है। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर लेक्चर पे क्लिक करोगे तो मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर मिल जाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए हमारी आइडियोलॉजी डिस्कस करते हैं। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ठीक है ना। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।